तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूथ कंपटीशन टाइम्स का न्यू बुक लॉन्च हो चुका है आरआरबी 2024। इसमें टीसीएस के द्वारा पूछा गया 625 शिफ्ट का क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के जो क्वेश्चन हुआ था 2022 में, और एनटीपीसी CBT1 और CBT2, वो सारे क्वेश्चन इस बुक में दिया गया है। लगभग 14,415 प्लस क्वेश्चन इस बुक में साइंस का आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं तो साइंस के लिए ये बुक बेहतरीन आपको साबित होने वाला है। वैसे भी आपको पता होगा कि यूथ कंपटीशन का जो बुक आता है वो कितना बेहतरीन रहता है। हम लोग पार्ट 1 में 200 क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे, जो कि बेटिक डिस्चार्ज होने की वजह से पूरी बुक नहीं हो पाया था। इस वीडियो में हम लोग सारे सॉल्यूशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा अगर आप लोग लोको पायलट और टेक्नीशियन की तैयारी करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो जो बच गया है वो सारे क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग जल्दी से तैयार हो जाइए, और जितने भी साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए, ताकि इस वीडियो को बनाने में जो मेहनत लगता है वो मोटिवेशन आपसे मिले। लाइक कीजिए और सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सभी लोग को मिले। चलिए हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग 200 क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम लोग पार्ट 2 जो है सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम लोग पार्ट 1 में 180 तक क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग 181 से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। और अगर आप लोग इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो ये सभी जगह उपलब्ध है, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। इस बुक का जो प्राइस रखा गया है वो 795 है। 600 के आसपास आपको कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम NKYGK मास्टर टेलीग्राम में जाके NKYGK मास्टर सर्च कीजिए, जहाँ से आप जुड़ सकते हैं और इस बुक का PDF प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और जितने भी साथी पहली बार देख रहे हैं सभी लोग लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि प्रथम क्वेश्चन है कि पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अवशिष्ट उत्पाद गोंद और राल पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। यानी पौधे जो उत्पादित करता है गोंद और राल, ये पौधे के किस भाग में संग्रहित होते हैं। तो ये जो संग्रहित होते हैं ये पौधे के पुराने जाइलम में संग्रहित होते हैं, तो इसका आंसर यानी पुराने जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कि फिगर दिया गया है, चलिए हम लोग इसको छोटा कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र पौधे में फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है। यानी फ्लोएम उत्तक की एक काट को दर्शाता है। कौन सा नामांकन छिद्रित दीवारों वाले उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। यानी इसमें कौन सा भाग है जो उस भाग को दर्शाता है जो परिवहन में सहायक है। तो दोस्तों, ये जो बी वाला पार्ट है, ये वाइट वाला जो पार्ट है, यही फ्लोएम उत्तक का एक काट है जो परिवहन में सहायक होता है, यानी वाइट वाला। तो इसका आंसर जो बी वाला पार्ट हो जाएगा, यानी बी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ए, जो कि बी वाला वाइट वाला जो पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा इनमें से कौन सा जाइलम का एक घटक नहीं है। यानी जाइलम का कौन सा घटक नहीं है। तो सहचर कोशिका जो है जाइलम का एक घटक नहीं है। वाहिका, वाहिनिका, मृदुतक, ये सभी जाइलम का घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन है भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेरेन्काइमा जो है वो भोजन के संग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप में उत्सर्जित यानी उत्सर्जन की प्रक्रिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पादप में उत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो बी जो कथन है कि प्रकाश संश्लेषण के अवशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित होते हैं, ये जो कथन दिया गया है ये गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पशु उत्तक प्रकार का नहीं है। यानी कौन सा पशु उत्तक प्रकार की नहीं है। तो मेरी एस्टमेटिक उत्तक जो है ये पशु उत्तक प्रकार का नहीं है, जबकि त्वचीय उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक ये सभी पशु उत्तक में होते हैं, और मेरी एस्टमेटिक उत्तक जो है वो पशु उत्तक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी पौधे का कौन सा भाग पौधों के
यानी पौधों की जड़ों से पौधे के शेष भाग में जल का परिवहन करता है। यानी पौधे का कौन सा भाग है जो जड़ से यानी जड़ों से पौधे के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? तो ये जाइलम ऊतक, हम सभी लोग जानते हैं जाइलम जो है जल का संग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? पानी और खनिज को सक्षम करता है पौधे का कौन सा भाग? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पानी, अभी बताए थे ऊपर में जाइलम होता है, यानी जल जाइलम हो जाएगा, जल जाइलम हो जाएगा। अगर जल जहाँ भी रहे तो वहाँ जाइलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतकों के प्रकार है? यानी मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक डैश ऊतक के प्रकार है? तो ये दोनों जो ऊतक है ये सरल अस्थायी ऊतक है। यानी मृदु ऊतक और स्थूल ऊतक जो है ये सरल अस्थायी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो प्रथम कथन है जाइलम जल और खनिज का परिवहन करता है, तो बिल्कुल परिवहन करता है। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक है, तो ये दोनों जो है जटिल ऊतक है। नेक्स्ट है फ्लोएम भोजन के पत्तियों से पौधों के अन्य भाग तक पहुँचाता है। यानी फ्लोएम का काम है कि भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक पहुँचाना, और जाइलम का काम है कि जड़ों से अन्य भागों तक जल को पहुँचाना। ये भी सही है। और डी कह रहा है कि जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है, तो ये जो कि गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, तो ये जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनीय बंडल का गठन करती है? यानी कौन सा जो ऊतक है वो संवहनीय बंडल का गठन करती है? तो ये जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोएम के अतिरिक्त यानी फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बनना है। तो फ्लोएम जो है ये फ्लोएम वाहिका के अतिरिक्त अन्य सभी से मिलकर बना है, यानी चालनी नालिकाएँ, सहकोशिका, फ्लोएम तंतु, ये तीनों से बना है, जबकि फ्लोएम वाहिका से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? यानी कौन सा स्थायी ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो एस्क्लेरेन यानी एस्क्लेरेन कायमा जो है ये पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाहरी त्वचा का कार्य नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण करना जो है वो पौधे की बाहरी त्वचा का काम नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है पत्ती के द्वारा होता है, ना कि त्वचा के द्वारा। तो इसका आंसर डी गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे विभेदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? यानी किसकी कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है? तो स्थूल कोण ऊतक, जिसे कोलेनकाइमा भी कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में लचीलापन जो होता है वो किसके कारण होता है? तो लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। तो ये कोलेनकाइमा के कारण जो है, कोलेनकाइमा के कारण पौधे जो है लचीलापन होता है, या इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, कमर जो है वो लचीलापन होता है, कमर लचीलापन होता है, इसीलिए पौधे जो लचीलापन होता है वो कोलेनकाइमा होता है। ये याद करने का ट्रिक था। आप लोग को ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो जीवित होती है और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल भी होती है। तो इसका आंसर कोलेनकाइमा हो जाएगा, जो कि लचीलापन भी होता है। चलिए कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं डैश से कोनों पर मोटी हो जाती है, यानी डैश से कोनों पर मोटी होती है। किसके कारण मोटी होती है? तो सेलुलोज और पैक्टिन के कारण जो है ये मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। तो ये कोलेनकाइमा के कारण जो है मोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिव ट्यूब और सहकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ये दोनों जो है यानी सिव ट्यूब और सहकोशिका ये पौधों में भोजन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं भित्ति मोटी होती है। किसके जमाव के कारण
दृढ़ जो उत्तक होता है इसकी कोशिकाएं मोटी होती है। तो ये लिग्निन यानी लिग्निन के जमाव के कारण ही दृढ़ उत्तक की कोशिकाएं यानी भित्ति जो है मोटी होती है। तो लिग्निन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश के कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो यहाँ पे स्क्लेरेंकाइमा है तो यहाँ पे लिग्निन हो जाएगा। लिग्निन के कारण जो है स्क्लेरेंकाइमा, जिसको दृढ़ उत्तक भी कहते हैं, दृढ़ उत्तक इसी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है तो शीर्ष विभज्योतक जो है ये तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है तो जाइलम जो है वो सरल अस्थायी उत्तक नहीं है। जबकि जीवितक, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा ये तीनों जो है वो सरल अस्थायी उत्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक जटिल अस्थायी उत्तक, देखिए ये तीनों जो है वो सरल अस्थायी उत्तक है, जबकि जो जटिल अस्थायी उत्तक है दो है, एक फ्लोएम और एक जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जो है ये वो जटिल अस्थायी उत्तक है, जबकि ये तीनों जो है वो सरल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो सरल अस्थायी उत्तक कौन सा नहीं है? तो जाइलम नहीं हो जाएगा क्योंकि ये जटिल अस्थायी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सामान्य अस्थायी उत्तक नहीं है, समानता अस्थायी उत्तक नहीं है तो ये जाइलम जो है जटिल है, जिसको देखिए दृढ़ जो है इसी को स्क्लेरेंकाइमा कहते हैं, मृदुतक को ही पेरेन्काइमा कहते हैं और स्थूल कोण जो है इसे ही कोलेनकाइमा कहते हैं, स्थूल कोण को ही कोलेनकाइमा कहते हैं। तीनों इन तीनों नाम जो है एक्स्ट्रा जो नाम है इन तीनों को जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे स्क्लेरेंकाइमा के स्थान पे दृढ़ उत्तक ही दे देता है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? कौन सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो जाइलम जो है एक जटिल उत्तक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो मृत कोशिकाओं से कौन सा उत्तक बना है? तो ये जाइलम हो जाएगा, यानी जाइलम मृत कोशिकाओं से बना होता है। नेक्स्ट है पौधों में उस उत्तक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो ये जाइलम जो है पानी और खनिज को जड़ों से अन्य हिस्सों तक पहुंचाता है। चलिए पौधे में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है? तो पानी का संवहन जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कोशिकाएं जड़ों से पौधों के अन्य भागों तक जल का परिचालन करती है? तो इसका आंसर जाइलम हो जाएगा। जखन जड़ से अन्य हिस्सा हो जाएगा तो जाइलम हो जाएगा, और शीर्ष से अन्य हिस्सा हो जाएगा तो फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन पौधे में जल के वहन से संबंधित है? तो ये हम सभी लोग जानते हैं जाइलम हो जाएगा, यानी जल जखने रहे तो जाइलम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कौन सा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो किस उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो ये पेरेन्काइमा का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है, जिसको मृत उत्तक भी कहते हैं। पौधों के तनों में छिलके यानी पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, वो कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? इनमें कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? इन पौधों के तनों में जो छल्ला होता है, छल्ले वाला आकृति जो होता है उनकी वृद्धि में सहायक होती है, इनमें कौन सा उत्तक पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें जो है लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाया जाता है। जो पेड़ होता है इस पर जो इस प्रकार के आकृति होते हैं छल्ले टाइप का, इसमें लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उत्तक जड़ों से खाद्य पदार्थ को परिसंचरण करता है? यहाँ पे जड़ है तो जड़ से कौन करता है? तो जाइलम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है। डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है, तो ये विभज्योतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो ये मेरिस्टेमेटिक के कारण जो है वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिस्टेमेटिक उत्तक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं, और तब ये डैश बनाते हैं, तब ये जो है अस्थायी उत्तक बनाते हैं। यानी मेरिस्टेमेटिक जो उत्तक है ये विशेष भूमिका निभाती है और विभाजित करने की क्षमता को त्याग कर अस्थायी उत्तक बनाते हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिका का उत्पादन करता है। यानी कौन सा ऊतक है जो सिर्फ पादप ऊतक है और नई कोशिका का उत्पादन करता है? तो इसका आंसर यानी विभवजीयोतक या मेरिस्टेमिक ऊतक कहते हैं इसी को। विभवजीयोतक ऊतक या मेरिस्टेमिक ऊतक हो जाएगा, जो कि पादप में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट टिप शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो रूट टिप और शूट टिप दोनों में जो है विभवजीयोतक ऊतक पाया जाता है, जिसे मेरिस्टेमिक ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्वेशी विभवजीयोतक पाए जाते हैं। तो अंतर्वेशी विभवजीयोतक जो है ये पत्तियों के तल में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे में वृद्धि होती है? तो ये पार्श्व विभवजीयोतक के कारण जो है जड़ और तने के घेरों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो ये लेटरल मेरिस्टेमिक कारण जो है जड़ और इसका घेरा जो है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है? तो लेटरल मेरिस्टेमिक कारण बढ़ता है, यानी बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रस्थ जिसको शीर्ष भी कहते हैं, अग्रस्थ मेरिस्टेम डैश के शीर्ष पर पाया जाता है, यानी किसके शीर्ष पर पाया जाता है? तो तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे यानी किससे होती है? तो प्राथमिक जो वृद्धि होती है वो अंतर्वेशी विभवजीयोतक और शीर्ष विभवजीयोतक यानी ये दोनों से प्रारंभिक वृद्धि होती है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एरियोलर यानी एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है और डैश अंगों का सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर जो ऊतक है ये अंदर के स्थान को भरता है और ये आंतरिक अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन से पौधे के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन करता है कौन? तो विभवजीयोतक जो है ये कोशिका विभाजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो मृत जो है ये स्क्लेरोकाइमा यानी मृत कोशिका अस्थायी ऊतक में कोशिका मृत होती है। तो स्क्लेरोकाइमा में जो है वो मृत होती है, जिसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि दृढ़ निर्जीव चीज़ होता है, तो निर्जीव चीज़ मृत होता है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, डैश ऊतक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो स्क्लेरोकाइमा जो है जिसको मृत ऊतक कहते हैं और इसी को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक में होता है? तो इसका जो आंसर हो जाए स्क्लेरोकाइमा में नारियल का जो छाल बनता है वो स्क्लेरोकाइमा ऊतक से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? तो नारियल का जो भूसी बनाता है वो स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर यानी जो दृढ़ ऊतक बनाता है स्क्लेरोकाइमेटस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो स्क्लेरोकाइमा हो जाएगा। जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको सिर्फ एक बार देख लेना है। डैश की कोशिकाएं मृत होती है तो स्क्लेरोकाइमा हो जाएगा, जिसको दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कठोर कोशिका भित्ति स्क्लेरोकाइमा में पाई जाती है, यानी सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? तो ये दृढ़ ऊतक में जो है वो प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है, तो आंसर दृढ़ ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट, साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार कौन कौन है? तो अभी हम पढ़े थे यानी अस्थायी ऊतक 3 होता है, वो पेरेन्काइमा होता है, कोलेनकाइमा होता है और स्क्लेरोकाइमा होता है। ये तीनों जो है यानी साधारण अस्थायी ऊतक है। और जटिल ऊतक 2 होता है, एक फ्लोएम एक जाइलम होता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो ये जटिल ऊतक में एक समान कार्य करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, तो जटिल ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो ये सेलुलोज और पैक्टिन ये सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट है, पौधों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो फ्लोएम का कार्य है खाद्यों का प्रवाह करना यानी भोजन तैयार करना। नेक्स्ट है,
पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है किसके द्वारा, तो ये फ्लोएम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है, तो ये भोजन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है वो डैश में पतली कोशिका यानी कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पेरेन्काइमा में यानी पेरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं भी होती है। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके, तो मृदुतक में ढीला पैक किया जाता है ताकि अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश में पतली कोशिकाएं भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है, तो पेरेन्काइमा में हो जाएगा। पेरेन्काइमा जो है ये पतली कोशिकाएं होती है, यानी पतली कोशिका पूछे तो पेरेन्काइमा हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती है, तो ये पेरेन्काइमा कोशिका जो है वो विरल रूप में संचरित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, इनमें घने कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्मा होती है, पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख नाभिक और कम रिक्तियाँ होती है, तो ये जो हो जाएगा ये विभज्योतक उत्तक हो जाएगा, जिसे मेरिस्टेमेटिक उत्तक भी कहते हैं। ये बहुत सक्रिय होते हैं। यदि आपसे पूछेगी कौन सी कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है तो विभज्योतक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है, तो ये विभज्योतक जो है वो कोशिका विभाजन में सक्षम है। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, तो ये मेरिस्टेमेटिक उत्तक को अलग किया जाता है, यानी विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तक निर्माण के लिए मेरिस्टेमेटिक उत्तक को अलग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है पादप उत्तक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन, तो पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक विभज्योतक उत्तक और एक अस्थायी उत्तक। यानी विभज्योतक उत्तक एक अस्थायी उत्तक होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा अस्थायी उत्तक का उदाहरण है, तो अस्थायी उत्तक हम सभी लोग जानते हैं जाइलम जो है। कौन सा अस्थायी उत्तक का उदाहरण है, तो जाइलम जो है वो अस्थायी उत्तक है। यहाँ पे जटिल होना चाहिए, जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा है, तो जाइलम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है, कौन जाइलम का प्रकार नहीं है, तो सिव ट्यूब जो है ये जाइलम का प्रकार नहीं है। कौन सा उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से इस सामग्री के परिवहन में मदद करता है, तो फ्लोएम जो है वो प्रकाश संश्लेषण से इस सामग्री को परिवहन करता है। दृढ़ उत्तक डैश से बना होता है, तो दृढ़ उत्तक जो है वो निर्जीव, अभी बताए थे आपको कि दृढ़ जो है वो निर्जीव रहता है, ताकि वो निर्जीव कोशिका से बना होता है। चलिए नेक्स्ट है रेगिस्तान पौधों की बाहरी त्वचा यानी एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोमी परत होती है, तो रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं उसमें जो बाहरी त्वचा होते हैं वो क्यूटिन की एक मोटी परत होती है, तो इसका आंसर क्यूटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृक्ष में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, वृक्ष में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है, तो इसे जो है संवहनीय उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसे संवहनीय उत्तक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है, तो बाहरी जो वृक्ष की संरक्षी परत होते हैं वो वल्कल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए ये जो बाहरी भाग है, ये बाहरी भाग यही वल्कल है, जिसको बाहरी भाग कहते हैं या वल्कल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है, तो ये पेप्सिन जो है प्रोटीन का विखंडन करता है। नेक्स्ट है किस एंजाइम का पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, तो ये पेप्सिन एंजाइम जो है इसको पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है, तो पेप्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों में प्रोटीन निर्माण के लिए सूचना स्रोत क्या है, तो जीवों में प्रोटीन जो निर्माण करते हैं ये राइबोसोम हो जाएगा। जीवों में प्रोटीन जो निर्माण करता है ये डीएनए हो जाएगा, डीएनए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश वसा के पैसीकरण में सहायक होता है, तो वसा का पैसीकरण में सहायक होता है पीत लवण हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है, तो एमाइलेज जो है वो स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा के वसा अम्लों और ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं। तो ये आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है जो कि नीचे दिए गए ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नीले काले रंग को उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है। यहाँ पे फिगर दिया गया है और इसमें कह रहा है कि नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण कौन सा सही व्याख्या करता है। तो चलिए इसका हम लोग आंसर देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले आप लोग फिगर देख लीजिए। आयोडीन आलू का रस है और नीला काला हो जाने पर जो है आयोडीन को मिलाने से नीला काला हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है। यानी जो आलू का रस रहता है इसमें अगर हम लोग आयोडीन मिलाते हैं तो ये नीला काला हो जाता है, क्योंकि इसमें स्टार्च होता है, यानी आलू में स्टार्च होता है। चलिए नेक्स्ट है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। तो C6H12O6 जो है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में और वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डैश में उपस्थित होते हैं। तो ये आंत्र रस में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसिन एक प्रोटीन है जो डैश में पाया जाता है। तो केसिन हम सभी लोग जानते हैं, केसिन दूध में पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ये कैलोरी का प्रयोग करते हैं, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक उत्प्रेरक है। तो एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो ये फ्रुक्टोज जो है वो उत्तरदायी होते हैं मीठेपन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। तो ये कार्बन जो है एक बहुमुखी तत्व है जो सजीव और उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों को आधार बनाता है। नेक्स्ट है पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व। तो उपस्थित तत्व इसमें कार्बन होता है, पादप में सबसे ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का मुख्य हिस्सा किससे बना होता है। तो मुख्य हिस्सा पानी से बना होता है, यानी पानी से बना होता है। क्या मैक्रो पोषक तत्व है, यानी क्या मैक्रो पोषक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन जो है क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है। बोला कौन मैक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो विटामिन नहीं है, जबकि वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल ये तीनों जो है मैक्रो पोषक तत्व है, जबकि विटामिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे डैश कहते हैं। तो उसे जीन कहते हैं। तो इसका आंसर जीन हो जाएगा। नेक्स्ट है जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला यानी पूर्ण रूप होता है फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आनुवांशिक के संदर्भ में डीएनए का अर्थ क्या होता है। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और जेईई में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए बालों का रंग डैश कारण होता है। तो बालों का जो रंग होता है वो मेलानिन के कारण, किसके, मेलानिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एक डैश का निर्माण होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है। तो mRNA का निर्माण होता है। नेक्स्ट है प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश के निर्माण के कारण होता है। तो ये डीएनए कॉपी का निर्माण के कारण होता है, यानी प्रजनन के कारण मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम कथन देखते हैं। डीएनए का पूर्ण रूप क्या नाम है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये बिल्कुल सही है। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवांशिक गुण वहन करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बना होता है। तो इसमें जो दो कथन, कौन सा कथन जो है पूछ रहा है सही है, गलत दिया गया है। तो इसका सी जो कथन है ये गलत दिया गया है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंजाइम मूलतः क्या है। तो हम सभी लोग जानते हैं एंजाइम मूलतः जो है वो प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जीन की चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहते हैं, एनोटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को क्या कहते हैं। तो इसे जीन कहते हैं। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को जीन कहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और सभी लोग चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो आप लोग थोड़ा मोटिवेशन ज़रूर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है। तो ये वंश जो है डीएनए का एक हिस्सा है जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट है आरएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। तो रिबोन्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में जो है ऑक्सीजन रहता है, यानी ऑक्सीजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है ऑक्सीजन की मात्रा 65% होती है। प्रोटीन डैश का एक अभिन्न अंग है। तो प्रोटीन जो है इन सभी का यानी अभिन्न अंग है। एंटीबॉडी, एंजाइम, कोशिका झिल्ली, ये सभी का अभिन्न अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दूध का प्रोटीन है, यानी कौन सा दूध का प्रोटीन है। तो केसिन जो है दूध में पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन है। तो इसका आंसर यानी केसिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुवांशिक संबंधित नेक्स्ट चैप्टर है अनुवांशिकी, और इसका प्रथम क्वेश्चन है सही कथन को पहचानिए। प्रथम कथन कह रहा है सही कथन बोला कि सही कथन को पहचानिए। तो एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं, और जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। तो ये कथन गलत दिया गया है। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं, और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं। ये भी गलत दिया गया है, क्योंकि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं और दोनों में बराबर मात्रा होते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 22 गुणसूत्र होते हैं, जबकि वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होते हैं। ये भी गलत दिया गया है। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु में 23 गुणसूत्र, और वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी दोनों में बराबर मात्रा होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीन डैश की गतिविधि के माध्यम से लक्षण को नियंत्रित करते हैं। तो ये हार्मोन की गतिविधि के माध्यम से ही लक्षण को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में इन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया, तो उन्हें F2 पौधे में यानी F2 पौधे में पौधों के लिए क्या फोनोटाइप अनुपात मिला। तो फोनोटाइप जो है इसका अनुपात होता है 9:3:3:1, 9:3:3:1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो डीएनए के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। चलिए एक लंबे पौधे टीटी और एक छोटे पौधे स्मॉल टीटी के बीच संकरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न F1 संतति के सभी पौधों के लंबे होने का कारण क्या है। तो इसका जो कारण हो जाएगा, क्योंकि पौधों की लंबाई केवल कैपिटल टी द्वारा नियंत्रित होते हैं, यानी पौधों की लंबाई जो है केवल कैपिटल टी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। नेक्स्ट है डैश में लिंग गुणसूत्र का एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है। तो इसमें यानी मानव मादाओं में गुणसूत्र जो है पूर्ण युग्म होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसी अनुवांशिक का जनक कहते हैं। तो ये मेंडल को अनुवांशिक का जनक कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने होते हैं। तो 23 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनों के कुछ लक्षणों को उल्लेखित नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षणों को दर्शाता है। तो प्रथम कथन ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो जीन जो है प्रोटीन का निर्माण करता है, ये सही है। ये डीएनए के खंड है, ये भी सही है। प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होता है, ये भी सही है। जबकि डी कह रहा है कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये जो बिल्कुल गलत है। परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है परिवर्तन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है व्यक्ति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। तो व्यक्ति का जो लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र के द्वारा होता है,
तो इसका आंसर यानी सी हो जाएगा। शुक्राणु और डिम्ब दोनों में मौजूद गुणसूत्र और माता पिता की आहार संबंधी आदतों पर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र एक एकल जीव की प्रजनन क्रिया और मामूली विभिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाता है। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले आप लोग फिगर देख लीजिए। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा यानी डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां। डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटियां हो जाएगा, जो कि अंतर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 3 रेड और 3 हरा है, ग्रीन है। 3 रेड 3 ग्रीन है यहाँ से भिन्न होने पर। तो डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटि के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागति यानी वंशागति के नियमों को प्राप्त करने में मेंडल की सफलता के पीछे का मुख्य कारण क्या था? तो इसकी सफलता का मुख्य कारण उन्होंने अपने संकरण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया था। तो इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। एक बार में केवल एक ही लक्ष्यों का अध्ययन करें। चलिए डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये एलोसोम्स जो है वो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधों को निम्नलिखित में से किस विशेषताओं का उपयोग नहीं किया था? तो मटर के पौधों का लंबाई पर ध्यान दिया था, बीजों की आकृति पर ध्यान दिया था, फूलों की रंगों पर ध्यान दिया था, जबकि पत्तों की आकृति पर ध्यान नहीं दिया था, यानी इसका विशेषताओं पर ध्यान नहीं दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सही है? तो प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होते हैं। ये बिल्कुल सही है कि प्रत्येक प्रोटीन के लिए एक विशिष्ट जीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सी जो कथन है कि युग्मक निर्माण के समय दे युग्म विकल्प एक साथ आते हैं, ये जो कि गलत दिया गया है। नेक्स्ट है मेंडल द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए प्रयोगों के तरीकों के आधार पर नीचे दिए गए कथनों में सही कथन को पहचानिए। तो सही कथन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए प्रथम जो कथन है कि आरंभ में पौधों का पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन, यानी सबसे पहले पर निषेचन किया गया था, उसके बाद स्वनिषेचन किया गया था ये मेंडल के द्वारा। तो ये बिल्कुल कथन जो है वो सही है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सबसे पहले पर निषेचन किया था मटर को, उसके बाद स्वनिषेचन किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रत्येक जनन कोशिका प्रत्येक युग्म से एक गुणसूत्र ग्रहण करेगी और ये मातृ या पितृ मूल की ही हो सकती है। जब 2 जनन कोशिकाएं संलयित होती है तो वे जातियों के डीएनए की स्थिरता सुनिश्चित करते हुए संतति में गुणसूत्र की समान संख्या को बहाल कर देती है। वंशागति की इस तरह की प्रणाली को डैश में वर्णित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मेंडल के प्रयोग के परिणाम में वर्णित किया गया है, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों का प्रयोग किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का प्रयोग किया था, मटर पौधे का प्रयोग किया था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है एक संकरण डैश विभिन्न संस्करणों की विशेषताओं वाली 2 पौधों का संयोजन होता है। तो ये 2 यानी एक संकरण जो है एक संकरण 2 विभिन्न संकरणों की विशेषताओं वाले 2 पौधों का संयोजन है। नेक्स्ट है डैश निम्नलिखित में से कौन सा कण संतान द्वारा किसी लक्षण की वंशानुगति को नियंत्रित करता है? यानी कौन सा कण जो है संतान द्वारा किसी लक्षण को वंशानुगति को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैतृक और मातृ डीएनए। पैतृक और मातृ डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए थे, इनमें से कौन सा लक्षण सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी देखिए प्रथम कथन है कि गोल और झुर्रीदार बीज। नेक्स्ट कह रहा है कि लंबे और छोटे पौधे, और इसी कह रहा है कि सफ़ेद और यानी बैंगनी फूल। इनमें से कौन से मटर के पौधे में पाए जाने वाले अप्रभावी लक्षण है? तो अप्रभावी लक्षण जो है ये झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद, ये जो है ये अप्रभावी लक्षण है। चलिए नेक्स्ट है यानी मेंडल के संकरण में एक शुद्ध लंबे पौधे का एक बौने पौधे के साथ संकरण कराया गया। तो F2 पीढ़ी में जीनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा? वहाँ पे फेनोटाइप था, यहाँ पे जीनोटाइप है। तो जीनोटाइप होता है 3:1, जबकि फिनोटाइप अनुपात था 9:3:3:1। ये फिनोटाइप है और जीनोटाइप अनुपात 3:1 हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को प्रदर्शित करने वाले पौधे जीवों की गणना करने के लिए अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को सम्मिश्रित किया था। तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में लक्षणों के वंशागति के नियम नीचे वर्णित कुछ तथ्यों से संबंधित होते हैं। इन तथ्यों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। गलत विकल्प को चयन कीजिए। तो चलिए गलत विकल्प को चयन करते हैं। इसमें सी जो कह रहा है कि प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में एक ही संकरण और संगत जीन होना चाहिए। तो एक ही जीन कह रहा है कि होना चाहिए, ये बिल्कुल कथन गलत दिया गया है। प्रथम कथन है कि माता पिता दोनों बच्चों के लिए समान मात्रा में अनुवांशिक पदार्थ का योगदान करते हैं। तो ये सही है। प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक बच्चे में 2 संकरण और संगत जीन होते हैं, ये भी कथन गलत है। यहाँ पे एक कर रहा है जो कि एक नहीं होगा, यानी माता और पिता दोनों का DNA जरूरी है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रत्येक लक्षण माता और पिता दोनों की DNA से प्रभावित होते हैं, ये भी कथन सही है, यानी सी गलत है। नेक्स्ट है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w जिन प्रारूप वाले निर्मित युग्मकों का प्रतिशत कितना होगा। तो इसका प्रतिशत जो है वो 25% होता है। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं। तो यानी लिंग जो गुणसूत्र के कितने युग्म मौजूद होते हैं। तो इसमें एक युग्म यानी लिंग गुणसूत्र के एक युग्म मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है कि मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबेपन को बोनेपन की तुलना में प्रभावी लक्षण कहा गया है। क्योंकि वह कोई पौधा लंबा ही होगा, भले ही उसके लंबेपन के लिए एक जीन हो या 2 जीन हो। यानी कोई पौधा लंबे ही होगा, चाहे उसका एक जीन हो चाहे 2 जीन हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन जो कि गलत दिया गया है। तो इसमें प्रथम कथन है कि सभी बच्चों में Y गुणसूत्र उनकी माँ से वंशागत होते हैं। तो जो कि ये कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या X गुणसूत्र वाले शुक्राणु और Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु के बीच कोई दृश्य भिन्नता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, नहीं, उनके आकार या गतिशीलता में कोई अंतर नहीं होती है। डी इसका करेक्ट हो जाएगा, जो कि ग्रुप D 27/9 को पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। नेक्स्ट, मनुष्य में संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं जो मनुष्य में संतान का लिंग होता है वो पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने से पहले कई वैज्ञानिक ने मटर और अन्य जीवों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन शुरू कर दिया, लेकिन मेंडल वंशागति के नियम देने में सफल रहे। मेंडल की सफलता से संबंधित कुछ तर्क नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही है। तो गलत कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से कह रहा है कि गलत कथन कौन सा है। देखिए, प्रथम कथन है कि उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण वाले जीवों का गिनती रखी थी। तो यहाँ पे ये भी सही है। उन्होंने एक समय में एक लक्षण का वंशागति का अध्ययन किया, जबकि उनमें से पहले के वैज्ञानिक ने जीवों को संपूर्ण रूप में लेकर अध्ययन किया, ये भी सही है। इसने सिर्फ एक समय में एक ही जीवों पर जो है अध्ययन किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने अपने विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, यानी विज्ञान और गणित के ज्ञान को मिश्रित किया, ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि उन्होंने छोटे आकार के नमूनों के आधार पर काम किया था। तो ये जो कि बिल्कुल गलत दिया गया है। कह रहा है कि छोटे आकार पर। तो दोस्तों ये गलत दिया गया है, यानी डी जो है वो गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब मेंडल ने मटर के लंबे पौधों का संकरण मटर के बौने पौधों के साथ कराया, तो प्राप्त सभी संतति लंबे पौधे थे। जब उन्होंने गोल बीज वाले पौधों को झुर्रीदार बीज वाले पौधे के साथ संकरण कराया, तो प्राप्त सभी संतति गोल बीज वाले पौधे थे। यदि वे झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधे के संकरण गोल बीज वाले बौने पौधे के साथ कराते, तो प्राप्त संतति पौधे किस प्रकार के होते हैं। तो प्राप्त संतति जो पौधा है वो गोल बीज वाले लंबे पौधे बनते, गोल बीज वाले लंबे पौधे बनते। चलिए नेक्स्ट है, मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY है, इनके बीच क्या अंतर है। तो इसके बीच जो अंतर है, X गुणसूत्र बड़ा होता है जबकि Y गुणसूत्र छोटा होता है। X गुणसूत्र बड़ा और Y छोटा होता है। नेक्स्ट, लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करने वाले नियमों की खोज में मेंडल के सफल होने का
का एक कारण इनमें से क्या था? तो मेंडल का जो सफल होने का एकमात्र कारण था कि उन्होंने संतति का संख्यात्मक गणना की। उन्होंने संतति की संख्यात्मक गणना की। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि मेंडल ने F2 पौधे का अध्ययन नहीं किया होता तो क्या होता? तो अगर नहीं किया होता तो वह पता नहीं लगा पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। F2 PD का अगर वो अध्ययन नहीं करते हैं तो पता नहीं कर पाते कि अप्रभावी लक्षण नष्ट नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि पीले बीजों वाले तंद्रुप प्रजनन वाले एक लंबे मटर के पौधों का संकरण हरे बीज वाले तंद्रुप प्रजनन वाले बौने मटर के पौधे के साथ कराया जाता है। तो F1 PD में सभी पौधे लंबे होते हैं। इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे जो निष्कर्ष निकलता है कि लंबापन बोनेपन पर प्रभावी यानी हावी होता है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल के प्रयोग में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होता है? तो ये 9:3:3:1 होता है, जो कि फिनोटाइप का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने दो प्रयोग किए। पहला, लंबे पौधे की पराग को छोटे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया था, और सेकेंड, छोटे पौधे के पराग को लंबे पौधे के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन दोनों प्रयोग से उत्पन्न पौधों की तुलना करें तो हम क्या परिणाम देखेंगे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो परिणाम निकलेगा वो प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होगा, जबकि प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे ही उत्पन्न होगा, यानी 1 और 2 दोनों में लंबे पौधे उत्पन्न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है कि निम्नलिखित फिगर में से दो पौधों के बीच संकरण को F2 पीढ़ी तक दिखाया गया है। इस संकरण से निकाले जा सकने वाले कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं। किस विकल्प में गलत निष्कर्ष दिया गया है? तो सबसे पहले आप लोग इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए। कह कौन सा विकल्प जो कि गलत दिया गया है? पर निषेचन और स्वनिषेचन है। तो इसमें जो है प्रथम कथन है कि केवल लाल रंग ही प्रभावी होगा, ये बिल्कुल सही है। लक्षण वंशागत होते हैं लेकिन व्यक्त नहीं होते हैं, ये भी सही है। जबकि सी कह रहा है कि लाल और हरा दोनों ही प्रभावी होते हैं, हालांकि हरे का उत्पादन कम संख्या में होता है। तो यहाँ पे प्रथम कथन का कह रहा है कि केवल यानी लाल रंग ही प्रभावी होता है। तो यहाँ पे हरा रंग की कोई बात नहीं होगा, केवल लाल रंग ही प्रभावी होता है। नेक्स्ट डी कह रहा है कि हरा अप्रभावी होता है, तो ये भी सही है। सिर्फ लाल ही प्रभावी होता है, ना कि हरा प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है। नेक्स्ट है, मेंडल के मटर के पौधों पर प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो सी नंबर कथन है कि द्वितीय पीढ़ी यानी या F2 पीढ़ी में जो कि F1 पीढ़ी के लंबे पौधों की संतति थे वो सभी पौधे लंबे होते हैं, ये कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी और लैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो और लैंगिक गुणसूत्र जो है 22 जोड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो 2 लिंग गुणसूत्र होते हैं, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम, तो हम सभी लोग जानते हैं पायसम सटाइवम, यानी पायसम सटाइवम जो है वो हरी मटर का वैज्ञानिक नाम है। निम्नलिखित में कौन से गुणसूत्र लड़की के जन्म के कारक होते हैं? तो XX, अगर XX रहे तो लड़की हो जाएगा, अगर XY रहे तो लड़का हो जाएगा। यहाँ पे लड़की पूछा है तो डी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें यानी बायोफिक्स का सिद्धांत जो है वो मेंडल के सिद्धांत के अनुसार नहीं आता है, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके DNA में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो इसे आणविक जातिवृत्त कहते हैं, यानी आणविक जातिवृत्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन्स एंड जीन का आधा हिस्सा होता है। नेक्स्ट, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम जो है 46 होते हैं एक सामान्य मानव कोशिका में। नेक्स्ट, मानव शरीर में एक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 होते हैं, एक कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट, गुणसूत्र किससे संबंधित है? तो हम सभी लोग जानते हैं आनुवांशिक लक्षणों के संचालन से। नेक्स्ट है,
उस बिंदु को यानी उस बिंदु का क्या नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमेटिक जुड़ते हैं? तो उस बिंदु का नाम सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा कि यदि एक पौधे का यानी समजीनी कैपिटल टी, कैपिटल डबल टी और स्मॉल डबल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो समलक्षणी डैश होगा। तो ये बौना और गोल हो जाएगा, यानी बौना और गोल हो जाएगा। नेक्स्ट है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मटर के पौधे में पाया जाने वाला कौन सा गुण नहीं है? तो ये झुर्रीदार बीज जो है मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश अनुवांशिकी सामग्री का वाहक है? तो जीन जो है अनुवांशिकी सामग्री का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनस्पति भागों या बीजों की बजाय कोशिका के माध्यम से नए पौधों का उगाना कहा जाता है? तो उसे टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या? तो टिश्यू कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक नवजात बालिका की कोशिका में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसमें 44 गुणसूत्र प्लस XX, यानी 44 गुणसूत्र प्लस XX हो जाएगा, जो कि बालिकाओं यानी लड़कियों का संयोजन है। नेक्स्ट, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य हो जाएगा, इसमें डी हो जाएगा, यानी द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं और द्विगुणित कोशिका में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो कि LP टेक्नीशियन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों का लिंग किससे निर्धारण होता है? तो बच्चों का लिंग गुणसूत्र से निर्धारण होता है, तो गुणसूत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन जो कि सत्य है? तो एक DNA अणु 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकोण जैसे एक घुमावदार CD का बना होता है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन जो कि सही या गलत दिया गया है? चलिए इसका जो हो जाएगा मटर का पौधा मेंडल द्वारा कार्य करने के लिए चुना गया था, जबकि गुणसूत्र कारक का वाहक है, B का कहना है, और C का कहना कि मानव अंग में। इसका आंसर हो जाएगा यानी A और B जो कथन सही है, जबकि C जो कि गलत दिया गया है। अनुवांशिक लक्षण के जिन समूह को कहते हैं तो इसे जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अनुवांशिक लक्षण के जीनो समूह को जीनोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट है लैंगिक प्रजनन में डैश के और डैश शामिल होते हैं। तो लैंगिक प्रजनन में जो है विपरीत लिंग और 2 जनक शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मादा युग में डैश क्रोमोसोम होते हैं, तो इसमें 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। मानव के अनिषेचित अंडे में होते हैं, तो मानव के अनिषेचित जो अंडे होते हैं उसमें क्या होते हैं? तो उसमें जो है X क्रोमोसोम होते हैं, और निषेचित अंडे में X क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या। तो पुरुष शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या 23 होता है। मानव शुक्राणु में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है? तो मानव शुक्राणु में 23 गुणसूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में डैश पाए जाते हैं, तो इसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? तो लैंगिक पुनर्जनन जो है वो अधिक विविधता ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PD1 यानी PDF1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन है? तो ये प्रबलता जो है PD1 में दिखाई देने वाला लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश ने वंशानुक्रम के नियमों को प्रतिपादन किया था। तो ये मेंडल ने वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना गया है? तो मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश प्रयोग हमें गुणों की विरासत को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। तो ये मेंडल हमें गुणों को विकसित करने के लिए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आनुवंशिकी का नियम किसने प्रस्तावित किया था? तो हम सभी लोग जानते हैं मेंडल हो जाएगा, मेंडल। नेक्स्ट, डैश ने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। तो ये मेंडल ने। आनुवंशिक नियम की खोज किसने किया? तो ये मेंडल ने किया था।
नेक्स्ट, इनमें से किसे आधुनिक अनुवांशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम उसकी डैश से प्राप्त होता है। तो उसकी एक्स यानी एक्स क्रोमोसोम जो है उसकी माता से प्राप्त होता है। तो इसका आंसर यानी माता हो जाएगा। जबकि वाई पूछे तो पिता हो जाएगा। यहाँ पे एक्स पूछा है तो माता हो जाएगा। बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुक्रम गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है। तो ये पिता के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट, प्रजातियों में डैश जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल अनुवांशिकी क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है। तो ये परिवर्तन जो है, इन प्रजातियों में परिवर्तन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है और केवल अनुवांशिकी क्रम में योगदान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माता पिता से संतान शारीरिकी या मानसिक गुणों के संचरण को डैश कहा जाता है। तो उसे अनुवांशिकी कहा जाता है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक अनुवांशिकी विकार है? तो ये थैलेसीमिया जो है अनुवांशिकी विकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव में नर युग्मक कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो ये या तो एक्स या तो वाई गुणसूत्र का वाहक होता है। यानी मानव में नर युग्मक जो है या तो एक्स या वाई गुणसूत्र का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न से किसके कारण होता है? तो ये नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की डैश जोड़ी पाई जाती है और विपर्यासी लक्षण से उत्पन्न जोड़े स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। एक जोड़ा स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता है। तो ये हो जाएगा 2 जोड़ी पाई जाती है। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस में विपर्यासी लक्षणों की 2 जोड़ी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उत्परिवर्तन अनुवांशिकी नहीं होता है। तो ये दैहिक उत्परिवर्तन जो है अनुवांशिकी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46 है तो मनुष्य की दैहिक गुणसूत्र में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो इसमें 46 यानी कि दैहिक गुणसूत्र जो है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट है, वह गुण जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है। तो वह कौन सा गुण है? वह कौन गुण है जो F1 PD में प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी परबल हो जाएगा। यानी युवा परबल है। नेक्स्ट है, मेंडल के नियम केवल तभी लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं, यानी शुद्ध प्रजनन होते हैं तभी मेंडल का नियम लागू होते हैं। नेक्स्ट, मेंडल ने F1 PD के पौधे से F2 वंशज के यानी F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों से F2 वंशज डैश की पद्धति द्वारा प्राप्त किया। तो ये स्वपरागण पद्धति के द्वारा प्राप्त किया। नेक्स्ट है, किस प्रकार का प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है? तो ये लैंगिक प्रजनन जो है अधिक विविधता ला सकता है। नेक्स्ट है, डैश अनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं? तो DNA अनुवांशिकी गुण के वाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में डैश बीज गोल और पीले होते हैं। तो 556 गोले हरे और सिकुड़े पीले बीजों के हाइब्रिड क्रॉस में कितने बीज जो है वो गोल और पीले होते हैं? 315 बीज जो है गोल और पीले होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F2 जनरेशन में फिनोटाइप का अनुपात तो 9:3:3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलील क्या होता है? तो जीन का वैकल्पिक रूप होता है एलील। नेक्स्ट, विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना होता है, या किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये किस अनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी यूजेनिक्स, यानी विश्वास और प्रथाओं जो मानव जाति को सुधार करता है ये यूजेनिक्स में करता है। चलिए नेक्स्ट है कि डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणसूत्र यानी गुणवत्ता में सुधार करना है। डैश विज्ञान की वह शाखा है जो इसमें मानव जनसंख्या अनुवांशिकी गुणवत्ता में सुधार लाना। तो ये सभी यूजेनिक्स में होता है, जो कि मानव पहले जंगल में रहते थे और अब जो है
जंगल से बाहर और अच्छी तरीके से रहने लगे, ये यूजेनिक्स में रहने लगे हैं। वैज्ञानिक जी मेंडल का निधन कब हो गया था, यानी वैज्ञानिक जो है मेंडल, इसका निधन कब हो गया था, तो 1884 में इसका निधन हो गया था। नेक्स्ट है कौन सा कथन लिंग संबंधी निर्धारण के बारे में गलत कथन दिया गया है, तो इसमें सी जो कथन है सी ये गलत दिया गया है कि एक स्त्री में दो एक समान एक्स गुणसूत्र और एक्स वाई होते हैं, तो दो एक समान एक्स एक्स होगा और एक्स वाई होगा, तो एक्स वाई जो कि पुरुष में होता है, ये कथन गलत दिया गया है। नेक्स्ट है कि मनुष्य में पुरुषों के यौन गुणसूत्र में डैश समूह होते हैं, तो पुरुष यहाँ पे है तो एक्स वाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। F2 जनरेशन नेक्स्ट आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं, तो मेंडेलियन कारक जो है ये क्या कहलाते हैं, तो ये जीन कहलाते हैं। क्या, तो जीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशानुक्रम की इकाई क्या है, तो ये हम सभी लोग जानते हैं जीन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण होते थे, क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विविधता डैश है, तो विविधता जो है उपयुक्त सभी है, यानी एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर, माता पिता और संतानों के बीच अंतर, ये सभी विविधता के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिकी भिन्नता को क्या कहा गया है, तो इसे आनुवंशिकी विविधता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था, तो ये एक संकरण के आधार पर, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर के पौधों में डैश कैरेक्टर रेसिसिन होते हैं, तो मटर के पौधों में झुर्रीदार बीज होते हैं, इसका आंसर झुर्रीदार बीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं जो है मटर के एक पौधों में अप्रभावी होती है, तो ये झुर्रीदार बीज जो है ये मटर के पौधों में अप्रभावी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा पुरुष में पाया जाता है, कौन सा गुणसूत्र जो है पुरुष में पाया जाता है, तो वाई जो है वाई ये पुरुष में पाया जाता है और एक्स महिला में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जनन का अर्थ क्या है, यानी पुनर्जनन का अर्थ क्या है, तो छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण करना ही पुनर्जनन का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर जो कि 1828 द्वारा विज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातीय नस्ल से नहीं है, तो ये लेपेलेड्रियोड हो जाएगा। नेक्स्ट होमो सेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो ये सी लिनियस के द्वारा होमो सेपियंस जो कि मानव का वैज्ञानिक नाम है, ये नाम दिया गया था सी लिनियस के द्वारा। नेक्स्ट है होमो सेपियंस शब्द किसने गाढ़ा था, तो लिनियस ने गाढ़ा था। नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गाढ़ा, तो ये इसने किसने गाढ़ा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वाक्यांश ये हर्बर्ट स्पेंसर ने गाढ़ा था। नेक्स्ट, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उसके कार्य भिन्न होते हैं, तो ये समजात हो जाएगा। समजात में उसकी संरचना जो है वो समान होती है लेकिन कार्य भिन्न होती है, तो इसका आंसर समजात हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है, जिन अंगों की मूल संरचना यहाँ पे है भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं, उनके कार्य भी समान होते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे समरूप कहते हैं। जिसकी मूल संरचना भिन्न हो उसे समरूप कहते हैं और जिसकी मूल संरचना समान हो उसे समजात कहते हैं। यहाँ पे मूल संरचना भिन्न है तो समरूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है वैसे अंग जिनकी मूल संरचना तो समान है परंतु उनके द्वारा किया गया कार्य भिन्न है, तो इसका आंसर समजात हो जाएगा। समरूप डैश समरूप का अंग है, तो समरूप जिसमें उसकी समान अंग जो अंग है उस समान संरचना जो है समान हो, तो इसमें हो जाएगा समरूप का जो उदाहरण है वो लंबस्टर की पूंछ और व्हेल की फाल, ये समरूप का उदाहरण है, यानी ये इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट है मानव जाति होमोसेपियंस की प्राचीनतम सदस्य के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। तो ये अफ्रीका में, कहाँ, ये अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है। जो डैश में विकसित हुआ था, तो मानव जो है वो अफ्रीका में विकसित हुआ था और सभी एक ही प्रजाति के प्राणी हैं। नेक्स्ट है मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है और ये अफ्रीका में विकसित हुआ, तो इसका भी अफ्रीका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जातीय उद्यन जब मौजूदा जातियों से नई जाति विकसित होती है उसमें योगदान नहीं करता है। यानी नई जाति उत्पत्ति विकसित होने में किसका योगदान नहीं होता है, तो अपसारी विकास का योगदान नहीं है, जबकि आनुवंशिकी प्रभाव का योगदान है। भौगोलिक पार्थक्य का जो भी योगदान है, विभिन्नता का भी योगदान है, जबकि अपसारी विकास का इसमें योगदान नहीं है। चलिए नेक्स्ट है मानव जाति के आनुवंशिकी मूल कहाँ मौजूद है, तो ये अफ्रीका में मौजूद है। मनुष्य के आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है, तो ये आनुवंशिकी का पता अफ्रीका से ही लगाया जा सकता है, अफ्रीका मूल के द्वारा। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये रासायनिक विकास से संबंधित है, तो रासायनिक विकास हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए इनमें से कौन सा आवश्यक है, तो ये प्रजनन, यानी प्रजातियों को व्यक्तिगत रूप में बनाए रखने और विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की संख्या को बनाए रखने और उसके विलोपन को रोकने के लिए, तो ये भी प्रजनन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि आद्य वायुमंडल जो है कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है, तो इसमें द्विवर्ण अणुओं के विभाजन का जो है योगदान सबसे अधिक है। इन जीवधारियों में नई प्रजाति की क्रमिक विकास में द्विवर्ण अणुओं की विभाजन की संख्या अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन, चार्ल्स डार्विन के द्वारा जो है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युग के दौरान डायनासोर फूले फले थे, तो डायनासोर जो फूले फले थे ये मेसोजोइक युग के दौरान जो है डायनासोर फूले फले थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन कारण हुआ है, तो उत्परिवर्तन, यानी उत्परिवर्तन का ही विकास है कि प्रजातियों का विकास जो है और परिवर्तन के कारण हुआ है, तो यहाँ पे उत्परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे टॉयरंट लिजार्ड किंग कहा जाता है, तो इसे डायरेनोसोरस रेक्स को कहते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है, तो वाज होमिनिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस अर्थ क्या है, तो बुद्धिमानी आदमी का जो नाम है होमोसेपियंस, यानी बुद्धिमानी आदमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम, तो होमोसेपियंस हो जाएगा। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड डैश थे, तो क्या थे, वो क्रो-मैगलन थे। कौन थे, तो प्रो-मैगलन थे। चलिए जैविक विकास को डैश के तौर पर परिभाषित किया गया है, तो जैविक विकास को जो है प्राकृतिक चयन के आधार पर परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो चार्ल्स डार्विन जो है विकास के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में डैश ने प्राकृतिक चयन द्वारा प्रजातियों के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया था, तो ये चार्ल्स डार्विन हो जाएगा जिसने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एक एंथ्रोपॉइड के 3 सुपर फैमिली में से एक नहीं है? तो ये एंथ्रोपीटेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2015 में जीनस होमो की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ हर्मनकाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनालेडी चैम्बर में की थी। तो ये होमो नलेडी हो जाएगा, होमो नलेडी। नेक्स्ट है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन सी जीवाश्म की खोज है? तो मानव विकास के संबंध में हाल ही में खोजी गई जीवाश्म की खोज होमो नलेडी है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेक यानी टेकीग्लोसस डैश के बीच एक संयोजक कड़ी है। तो ये सरीसृप और स्तनधारी के बीच एक यानी संयोजक कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता यानी जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत, तो ये उत्परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश लाखों वर्ष से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है जिसके परिणाम स्वरूप नई प्रजाति का गठन होता है। तो ये क्रमागत उन्नति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप विकास के सिद्धांत को किससे जोड़ सकते हैं? तो आप विकास के सिद्धांत को जो है चार्ल्स डार्विन से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश एक अंग्रेजी प्राकृतिकवादी भूविज्ञानिक और जीव विज्ञानी है जो विकास से संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी विकास सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए डैश विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों से विकसित हुआ है। तो विकास सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। और इसका कथन है कि जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। तो ये डार्विन का कथन है। नेक्स्ट है किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है? तो अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है किसने कहा? तो ये हाल्डेन का सुझाव है। नेक्स्ट है डैश विकासवादी संबंधों के परिणाम प्रदान करता है? तो ये जीवाश्म जो है विकासवादी संबंधों के परिणाम प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में डैश मिश्रण शामिल था। तो जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर किसकी मिश्रण जो था किस का? तो H2S, CH4, NH3 ये सभी का मिश्रण था, जबकि ऑक्सीजन उस समय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक पृथ्वी का वातावरण मुख्य रूप से बना था। तो इसमें ऑक्सीजन नहीं था लेकिन और सभी थे, NH3 थे, CH4 थे, H2S थे, ये सभी थे। इसमें ऑक्सीजन नहीं थे। जिस ऑप्शन में ऑक्सीजन रहे वो नहीं हो जाएगा। देखिए तीनों ऑप्शन में ऑक्सीजन है जबकि फर्स्ट ऑप्शन में ऑक्सीजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट है डैश गैस उस समय अपनी मुक्त अवस्था में मौजूद नहीं थी जब पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति हुआ था। तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में कार्बनिक विकास के लिए एक क्रियाविधि का सुझाव दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था, कार्बनिक विकास के लिए एक सुझाव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अंगों में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है? तो ये मस्तिष्क हो जाएगा जो कि अवशेषी अंग नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकी, इसका प्रथम पॉइंट है कि निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई? तो जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई जाति होते हैं। नेक्स्ट वैज्ञानिक वर्गीकरण की मूल इकाई, तो इसमें जाति हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजीव जीवों के वर्गीकरण की मूल इकाई, तो सजीव जीवों की वर्गीकरण की मूल इकाई जाति हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवों के वर्गीकरण का कौन सा स्तर कुल और जाति के बीच आता है? तो कुल और जाति के बीच वंश आता है, यानी कुल और जाति के बीच वंश आता है। चलिए यहाँ पे लीनियस जो दिया था आरोही क्रम में, सबसे पहले आरोही क्रम में इस जाति का हम लोग सलूशन देखेंगे। सबसे बड़ा जो होता है वो जगत होता है। इसके बाद संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। इससे पहले क्वेश्चन एक पूछा गया था कि कुल और जाति के बीच क्या होता है? तो कुल और जाति के बीच जो है वंश होता है, कुल और जाति के बीच वंश होता है। नेक्स्ट है प्राणी वर्गीकरण का जो कि क्रम दिया गया है कौन हो जाएगा?
तो अभी बताए थे संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। यानी गण और वंश के बीच में कुल होता है, कुल और प्रजाति के बीच वंश होता है। इसी क्रम को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 जगत प्रणाली में वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। तो ये पोषण हो जाएगा। पोषण जो है वर्गीकरण का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण के विभिन्न क्रम में किस समूह में अधिकतम समान लक्षण वाले जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। यानी किस क्रम में जो है किस समूह में सबसे अधिक मात्रा में जीव वाले लक्षण पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यानी जगत, किंगडम। यानी किंगडम में जो है सबसे अधिक लक्षण वाले जीव पाए जाते हैं। तो इसका आंसर यानी जगत, किंगडम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हिटकर के वर्गीकरण के अनुसार समूह में शामिल जीवों में पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। यानी किसमें पूर्णतः विकसित नाभिक नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट, जीव जगत का 5 वर्गों में वर्गीकरण किसने किया था। तो ये व्हिटकर ने किया था। 5 वर्गों में वर्गीकरण व्हिटकर ने किया था। नेक्स्ट है कि व्हिटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो प्रोटोजोआ समूह शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बैक्टीरिया अत्यधिक गर्मी यानी शुष्कता और विषैली रासायनिक वस्तुओं को सहने की क्षमता रखता है। इससे यह पता चलता है कि वह संभवतः डैश बना सकता है। तो एंडोस्पोर्स बना सकता है। यानी सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कंदराओं और अंटार्कटिक की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अति जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है। तो इसका आंसर यानी जीवाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा नाइट्रोजनी फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो ये राइजोबियम हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। नेक्स्ट है किस समूह में बैक्टीरिया जैसे यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका तंत्र वाले एक कोशिकीय जीव समाविष्ट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मोनेरा समूह में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जीव मौजूद रहता है। तो मोनेरा हो जाएगा। नेक्स्ट है पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो साइनोबैक्टीरिया प्रकट हुआ था। यानी पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव जो प्रकट हुआ था कौन था, वो साइनोबैक्टीरिया था। इसी ने सबसे पहले ऑक्सीजन उत्पन्न किया था। यानी साइनोबैक्टीरिया ही। बेसिली ऐसे जीवाणु है जो डैश होते हैं। तो बेसिली जो है ये क्षरनुमा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिर पर फ्लैजेला होता है तो उसे यानी इससे क्या कहा जाता है। केवल एक सिर पर फ्लैजेला हो, केवल एक सिर पर फ्लैजेला हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे मोनोट्राइकस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे यानी एसोरेकिया कोलाई डैश में पाया जाता है। तो एसोरेकिया कोलाई जो है ये मनुष्य की आंत में पाया जाता है। यानी ए इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। तो डायटम जो है मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो एक कोशिकीय जो जीव हो जाएगा पैरामीशिया जो है वो एक कोशिकीय जीव है। और जो एक कोशिकीय जीव कौन कौन है। तो पैरामीशिया, अमीबा, यूग्लिना, ईस्ट ये सभी जो है एक कोशिकीय जीव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक निश्चित आकृति का एक कोशिकीय जीव है जिसमें भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट स्थान होता है और अपने भोजन को उस स्थान तक ले जाने के लिए रोम जैसी संरचनाएं जिन्हें पक्षमाभिका कहा जाता है का प्रयोग करता है, इस जीव का नाम बताइए। तो इस जीव का नाम है पैरामीशिया हो जाएगा, जिसने अपने भोजन के लिए जो है रोम जैसी संरचनाएं जो है वो बनाते हैं। या इसने अपने भोजन के लिए रोम जैसी संरचनाओं का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कि अमीबा में भोजन का ग्रहण डैश के द्वारा होता है। तो अमीबा में भोजन का ग्रहण जो है ये शरीर की पूरी त्वचा के द्वारा होता है। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चित्र अमीबा में पोषण को दर्शाता है। किस विकल्प में नामांकन ए और बी को उनके कार्यों के साथ सम्मिलित किया गया है। तो ए और जो बी है इसका कौन सा कार्य है।
तो चलिए देख लेते हैं। देखिए न्यूक्लियस केंद्रक है, ये जो भाग है ये केंद्रक है, और भोजन के कण जो है यहाँ पे है, ये भोजन का जो कण है ये भोजन का कण है। तो इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी का कार्य क्या है। तो ए और बी का जो कार्य हो जाएगा, यानी ए और बी का जो कार्य है, ए का कार्य है कि यानी भोजन का अंतर्ग्रहण करना, ए का कार्य जो ऊपर वाला जो है इसका कार्य भोजन का अंतर्ग्रहण करना है, और बी का कार्य है भोजन का पाचन करना, इसका काम है भोजन का पाचन करना। ए का काम है भोजन का अंतर्ग्रहण करना और बी का कार्य है भोजन का पाचन करना। अंदर वाला भाग पाचन करता है और बाहरी वाला भाग भोजन को अंतर्ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सी कोशिकांग अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने में के लिए उत्तरदायी है। तो ये संकोचनशील रसधानी जो है ये अमीबा जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अमीबा जैसे जीवों के यानी मामलों में होने वाले अलैंगिक प्रजनन जिसमें एक जीव के विभाजित होने पर दो जीव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं। तो ये बाइनरी विखंडन कहलाते हैं, यानी डी इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो इसमें प्रजनन द्विखंडन के द्वारा होता है। द्विखंडन द्वारा डैश उत्पन्न होता है, तो द्विखंडन द्वारा जो है वो अमीबा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है अमीबा में किस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है, अमीबा में बाइनरी विखंडन होता है। नेक्स्ट है यानी स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचना होती है, तो ये अमीबा में होती है, तो इसका आंसर अमीबा हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लेमाइडोमोनस इनमें से किस किंगडम से संबंधित है। तो इसमें जो है किंगडम प्रोटिस्टा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बहुविखंडन के द्वारा डैश के साथ एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है, तो ये प्लाज्मोडियम के साथ जो है यानी बहुविखंडन के द्वारा प्लाज्मोडियम एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। कौन सा जीव बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है। तो ये प्लाज्मोडियम हो जाएगा, प्लाज्मोडियम हो जाएगा। डैश बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है तो प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कोशिका के दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसे द्विखंडन कहते हैं, क्या कहते हैं, तो द्विखंडन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और सुकेंद्रिक और प्रकाश संश्लेषित है। तो ये प्रोटिस्टा में रखेंगे, तो इसका आंसर यानी प्रोटिस्टा हो जाएगा, जिसको एक कोशिकीय यूकेरियोटिक और सुकेंद्री जैसे प्रकाश संश्लेषण है। नेक्स्ट पॉइंट है द्विनाम पद्धति, और इसका प्रथम क्वेश्चन है कि द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था। तो द्विपद नाम पद जो है कार्ल लिनियस ने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कार्ल लिनियस यानी कैरोलस लिनियस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जीवों की वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये कैरोलस लिनियस के द्वारा पद्धति जो है जीवों की वैज्ञानिक नामांकन की पद्धति जो है, जो जीव का नाम रखा गया है वैज्ञानिक नाम, ये लिनियस के द्वारा ही रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे जीव जगत को सभी प्रजाति के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना गया है, यानी जीवों का नाम रखा गया है, तो क्या कार्ल लिनियस ने रखा है। नेक्स्ट है कार्ल लिनियस को किस रूप में जानते हैं। तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो कार्ल लिनियस हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कार्ल लिनियस को किसका जनक माना जाता है। तो ये वर्गीकरण विकास का यानी वर्गीकरण विकास का जनक माना जाता है कार्ल लिनियस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे टेक्सोनॉमी का जनक माना गया है। तो लिनियस को टेक्सोनॉमी का जनक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498 नंबर की जीवों की वैज्ञानिक नामांकन या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज इनमें से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। तो जीवों का जो वैज्ञानिक नाम है ये कार्ल लिनियस के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो सिस्टेमा नेचुरी जो है ये कैरोलस लिनियस के द्वारा ही लिखी गई पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। और अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों एक वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप लोग सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए।
और इसका PDF हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम जल्दी से ज्वाइन कीजिए, या NKYG के मास्टर सर्च करके भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है जंतु जगत।